हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रजत अग्रवाल और हम आज पढ़ेंगे यूटिलिटी का पार्ट 4। इससे भी पहले मैंने 3 वीडियो बनाई है जिसमें हमने यूटिलिटी की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और मापन की जो 2 विधियाँ आती हैं, गणनावाचक और क्रमवाचक विधि के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने यूटिलिटी की यानी कि उपयोगिता की हमने जो 3 प्रकार जो होते हैं, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता के बारे में पढ़ा है और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के रिलेशन के बारे में बात करी है। उसके बाद हमने जो तीसरी वीडियो जो बनाई है उसमें हमने हीरा पानी विरोधाभास के बारे में पढ़ा है जिसको एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। आज हम बात करते हैं यूटिलिटी के पार्ट 4 में और आज हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके अगर हम थोड़ा परिचय की बात कर लेते हैं तो हम इसकी बात करते तो ये जो नियम जो सबसे पहले जो दिया था 1854 में गोशे ने दिया था। इसलिए जेवेंस जो हमारे अर्थशास्त्री थे यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो सबसे पहले 1854 में गोसेन ने दिया था। इसलिए जेवेंस जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या की तो विस्तृत व्याख्या जो इसकी दी थी वो मार्शल ने दी थी। जैसा सामने लिखा हुआ है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसका प्रतिपादन 1854 में गोसेन ने किया था। इसलिए जेवेंस अर्थशास्त्री ने इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा और इस नियम को गोसेन के नियम के नाम से ही जाना जाता है, प्रथम नियम के नाम से ही जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि गोसेन का प्रथम नियम किसे कहा जाता है तो आपको यही आंसर देना है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अगर हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की तो हम परिभाषा अगर हम इसकी बताते हैं तो इसकी सबसे परिभाषा ये आती है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक निश्चित समय में जैसे जैसे हम किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो होती है हमारे लिए कम होती चली जाती है। यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है कि हम उपभोग में वृद्धि करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में हमारे लिए कमी हो जाती है। यानी कि उपभोग और सीमांत उपयोगिता में जो होता है वो विपरीत संबंध होता है। लेकिन क्या अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों के समान रहने से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर अन्य बातों के समान रहने से तात्पर्य है कि इसमें उपभोक्ता की रुचि, आय, फैशन, आदत, इसमें अगर कोई भी परिवर्तन ना हो तो एक निश्चित समय में जैसे जैसे हम अपने उपभोग में वृद्धि करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो होती है वो हमारे लिए कम होती चली जाती है। जैसे सामने यह स्पष्ट है कि परिभाषा में अगर हम देखते हैं अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग में हम वृद्धि करते आते हैं वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। यानी सीमांत उपयोगिता क्या कहती है? उपभोग और सीमांत उपयोगिता दोनों में विपरीत संबंध होता है अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो। अगर हम इसको एग्जाम्पल से दर्शाते हैं तो हमने एक तालिका दर्शाई हुई है जहाँ पर हमने एक जगह सेब की मात्रा लिखी हुई है। जो हम सेब की मात्रा, उपभोग मात्रा जो है हमारी सेब की मात्रा और उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को बगल में दर्शाया गया है। जैसे हम सेब की 1 इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली हमारे लिए सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? मान लो 6 है। और जैसे ही हम एक के बाद दूसरी सेब की इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमारे लिए कितनी हो जाती है? घट करके 4 हो जाती है। और जैसे ही हम तीसरी सेब की इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमारे लिए कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। इस तरीके से सीमांत उपयोगिता बस यही कहना है कि उपभोग और सीमांत उपयोगिता दोनों में विपरीत संबंध होता है। लेकिन जैसे ही उपभोक्ता होता है जो चौथी इकाई का अगर वो उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। यानी कि जहाँ पर हमारी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो इसका तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता जो होता है, जहाँ हमारी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है इसका तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता जो होता है अपनी पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर होता है और वह अपने उपभोग में और कोई वृद्धि नहीं करना चाहता। लेकिन इसके बाद भी अगर हम उसको 1 इकाई और अधिक खिला दें तो उसके बाद उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे उसने चौथी के बाद 5वीं इकाई का उपभोग किया तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? उसके लिए नेगेटिव। नॉर्मल सी बात है। आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपको भूख लगी है तो आप पहले 1 रोटी खाओगे, उससे आपको हल्की संतुष्टि मिलेगी। दूसरी रोटी खाओगे, तीसरी रोटी खाओगे, चौथी रोटी खाओगे, आप संतुष्टि के स्तर पर पहुंचते जाओगे और एक स्थिति ऐसी हो जाएगी जहां आपका पेट भर जाएगा। यानी कि जहां आपका पेट भर रहा है यानी कि आप उस स्थिति में संतुष्ट हो। यानी कि उस स्थिति में हमारी जो MU जो होगी वो 0 है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम ज़बरदस्ती उसको 1 रोटी और खिला देते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत देने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? वो हमारे लिए नेगेटिव आ जाती है। यानी कि जैसे ही हमने चौथी से 5वीं इकाई का उपभोग किया तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। जैसे मैं आपको डायग्राम से दर्शाता हूँ। जैसे हमने आपको x अक्ष पर सेब की मात्रा दर्शाई है और y अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। जैसे हमने सेब की 1 इकाई को कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है? हमारे लिए 6 है।
और जैसे ही हमने सेब की इकाई का उपभोग 1 से बढ़ा करके 2 किया, 1 से बढ़ा करके 2 किया, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमारे लिए कितनी है? 4 है। तो यानी कि जैसे ही हमने दूसरी सेब की इकाई का उपभोग किया तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमारे लिए कितनी है? 4 है। ऐसे हम जाते जाते तो चौथी इकाई पर सीमांत उपयोगिता हमारी कितनी हो जाती है? 0, यानी कि उपभोक्ता इस स्थिति में संतुष्टि के स्तर पर, इसके बाद भी अगर वो 1 इकाई का उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसके लिए नेगेटिव हो जाएगी। यानी जैसे ही उसने 5 इकाई को कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बस यही कहता है कि उपभोग और सीमांत उपयोगिता दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताओं की बात करते हैं। तो इसकी पहली मान्यता आती है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। उपभोक्ता विवेकशील से तात्पर्य क्या है कि उपभोक्ता जो होता है वो अपनी सीमित आय जो होती है उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी कि वो अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। उपभोक्ता विवेकशील होता है। दूसरी आती है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहने से तात्पर्य क्या है कि जैसे ही मुद्रा की हम अधिक इकाई का कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता जो हमारे लिए होती है वो स्थिर रहती है। उसके बाद तीसरी बात करते हैं कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और चौथी मान्यता है कि वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। वस्तु का उपभोग निरंतर होने से तात्पर्य यह है कि जैसे अगर हमको प्यास लग रही है तो हम अगर हमको प्यास लग रही है तो हमने 1 गिलास पानी पी लिया, फिर हमको दोपहर में प्यास लगी तो हमने दोपहर में 1 गिलास पानी पी लिया। इसका ये नहीं करना है, बल्कि एक निश्चित समय में कंटिन्यू एक के बाद एक इकाई का उपभोग करना है। और उसके बाद आते हैं उपभोग वस्तु की प्रत्येक इकाई जो होती है, उपभोग वस्तु की जो प्रत्येक इकाई है उसका गुण एवं आकार समान होना चाहिए। यानी कि जितनी मात्रा में हमने 1 गिलास भर के पानी पिया है तो हम जो सेकंड जो इकाई लेंगे वो उतनी ही मात्रा में 1 गिलास पानी पीएंगे। यानी कि अगर हम दोबारा मान्यताओं की बात करते हैं, उपभोक्ता विवेकशील यानी कि उपभोक्ता जो होता है अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। दूसरी आती है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, यानी कि हम मुद्रा की अधिक इकाई का भी अतिरिक्त इकाई को खर्च करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमारे लिए स्थिर होती है। तीसरी बात करते हैं उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चौथी मान्यता है कि वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु का जो हम उपभोग करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। जैसे हमने सुबह उपभोग कंज्यूम कर लिया, उसके बाद दोपहर में वो इकाई का कंज्यूम कर रहे हैं, फिर शाम को इकाई को कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं, एक निश्चित समय में हमको वो इकाई बार बार कंज्यूम करनी है। उसके बाद आती है कि 5वीं आती है कि उपभोग वस्तुओं की प्रत्येक इकाई, यानी कि जितनी मात्रा का हमने पहला उपभोग किया है उतनी ही मात्रा में हम दूसरी इकाई का भी उपभोग करेंगे। उसके बाद आता है हमारे नियम लागू होने के कारण। नियम लागू होने के कारण की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने नियम लागू होने के 2 कारण बताए हैं। पहला कारण तो यह बताया है कि पहला कारण उनका यह है कि वस्तुएं जो होती हैं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। वस्तु अपूर्ण स्थानापन्न से तात्पर्य क्या है कि हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे अगर हमको प्यास लगी है तो हम रोटी खा करके अपनी प्यास को नहीं बुझा सकते। इसी तरीके से जैसे अगर हमको भूख लगी है तो हम पानी पी करके अपनी भूख को नहीं मिटा सकते। यही कहना है प्रोफेसर बोल्डिंग का, हम कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। और जब हम केवल एक ही वस्तु का उपभोग करते रहते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, हमारे लिए कम होती चली जाती है। और नियम लागू होने का अगर दूसरा कारण अगर हम देखते हैं तो दूसरा कारण आता है कि विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है। विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति होने से तात्पर्य यह है कि हम किसी भी वस्तु के उपभोग को कितनी भी सीमा तक बढ़ा लें, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद उसके उपभोग को हम नहीं बढ़ा सकते। तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने 2 कारण बताए नियम लागू होने के। पहला बताया है कि वस्तुएं जो होती हैं एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, यानी कि हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी उन्होंने लागू होने का ये कारण बताया है कि हम किसी भी वस्तु के उपभोग को कितनी भी सीमा तक बढ़ा लें, लेकिन एक सीमा के बाद हम उस वस्तु के उपभोग में वृद्धि नहीं कर सकते। अब हम उसके बाद बात करते हैं नियम के महत्व की। नियम की अगर हम महत्व की बात करते हैं तो पहले नियम की बात आती है, इस नियम से मांग का नियम और समसीमांत उपयोगिता जो नियम है उसकी व्युत्पत्ति हुई होती है। यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उसे कहते हैं कि उपभोग में वृद्धि करने पर सीमांत उपयोगिता में क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी अन्य बातों के समान रहने पर। लेकिन ठीक है, और मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम भी यही कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कि यदि उपभोक्ता की आय, रुचि आदि इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो तो कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाती है और कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। तो यह नियम के महत्व में पहली बात यह आती है कि यह जो नियम है मांग के नियम और समसीमांत उपयोगिता नियम की व्युत्पत्ति करता है। अब पहले ये बताता हूँ कि मांग के नियम की उत्पत्ति कैसे करता है।
सीमांत उपयोगिता हास्य नियम यही कहता है कि उपभोग और सीमांत उपयोगिता दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने उपभोग में वृद्धि करते हैं तो सीमांत उपयोगिता में क्या होती चली जाती है, कमी होती चली जाती है। और जब वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी होती चली जाती है तो उस वस्तु की कीमत में कम होती चली जाती है। और जब वस्तु की कीमत में कमी होती चली जाती है तो उसकी मांग मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस तरीके से इसमें मांग के नियम की व्युत्पत्ति हुई है। और दूसरा बात करते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम की। तो समसीमांत उपयोगिता नियम की अगर हम बात करते हैं तो समसीमांत उपयोगिता नियम भी यही कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक उपभोक्ता जो होता है अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर अपनी जो सीमित आय होती है उसको इस प्रकार से व्यय करता है कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की जो अंतिम इकाई होती है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो हो उसके लिए स्थिर हो। यानी कि पहली वस्तु पर उसने जो कीमत व्यय की है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और दूसरी वस्तु पर जितने व्यय कर रहा है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसके लिए क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि MU1 यानी कि पहली वस्तु पर व्यय की गई पहली वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए MU2 यानी कि दूसरी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। अब हम बात करते हैं तीसरी की, नियम के महत्व की। इसकी सहायता से हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या की गई है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सहायता से हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या की गई है। हीरा पानी विरोधाभास जो है एडम स्मिथ में दिया था। एडम स्मिथ ने इसमें क्या कही थी कि किसी भी वस्तु का जो निर्धारण होता है वो कुल उपयोगिता से ना होकर के सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। ये आपका यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक में अभी कोई दिक्कत आती है आपको, या मैथमेटिक्स में आती है, इकोनॉमिक्स से रिलेटिव, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, माइक्रो इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमी में, इंटरनेशनल इकोनॉमी में, डेवलपमेंट इकोनॉमी में, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और मैं आपके लिए उस वीडियो को बना करके ज़रूर दूँगा। ओके, थैंक यू।